इंडिया में डॉक्टर भैया के साथ आप सबका अभिनंदन है। वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर शो ऑफ पॉजिटिव इंडिया। और हमारे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, इंजीनियर रमेश मलिक जी, जो काफी अपने बोलने की शैली के लिए बहुत फेमस हैं और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में हमारे भाइयों और बहनों की बहुत खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ही इज अ वेरी नाइस सोशल एक्टिविटीज as well as an active BJP member and leader in that area। उस एरिया में लीडर भी हैं और ग्रासरूट लेवल में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो हमारी केंद्र सरकार है, उनके सारे जो स्कीम्स हैं वो हमारे भाइयों और बहनों के बीच में ग्रासरूट लेवल में पहुंचाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इनकी टीम जो इनकी लीडरशिप में है वो सब बहुत सपोर्ट करती है। इंजीनियर मलिक साहब, हम आप हमारे शो में आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सीधा सवालों पे चलते हैं हम, अपने दर्शकों के लिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए। हम सबको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 में एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने वोट किया। आर्टिकल 317 एंड 35A, धारा 317 और 35A को एब्रोगेशन, रिवोक के मामले में। और इस धारा को एब्रोगेट हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जिससे सारी डेवलपमेंट होगी वहां पे। और आप इंजीनियर साहब, आप कश्मीर से हैं और बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, एक एक्टिव और लीडर भी हैं। आपको हमारी जनता में, वहां पे लोकल रीजन में क्या बदलाव नजर आ रहा है? हमारे दर्शकों को अपनी ग्रासरूट लेवल की डायरेक्ट और लाइव ट्रू पिक्चर जरा बताने की कोशिश कीजिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया टू एवरीवन। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे टाइम दिया फिर दोबारा यहाँ पॉजिटिव इंडिया में आने का। डॉक्टर साहब, जो आपने मुझे क्वेश्चन राइज किया है, जो डिसीजन लिया था पार्लियामेंट में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 में जो ये एब्रोगेशन हुआ 370 और 35 आर्टिकल का, 35A का, उसमें उन्होंने डिसीजन ये 370 और 35 एब्रोगेशन, इसलिए ये हमें पार्लियामेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा गवर्नमेंट को कि इससे पहले जो भी जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी, जैसे एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट और पीडीपी, जितने भी कोalition गवर्नमेंट बनती रही, उससे पहले डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब डिसीजन 35A और 370 आर्टिकल्स एब्रोगेशन होने के बाद अब जो है जम्मू कश्मीर वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने वो जम्मू कश्मीर पूरे ऑल ओवर द इंडिया में और जम्मू कश्मीर में स्पेशली जो वो लॉन्च की हैं। उसकी वजह से हमारा जो जम्मू कश्मीर और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। पहले भी मैंने ये आपसे ये डिटेल में बात की थी कि 370 आर्टिकल इसलिए 35 एब्रोगेशन करने पर मजबूर हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी लोकल्स जो हमारी लीडरशिप थी उनका यही काम था, बस अपनी लीडरशिप को चमकाना और अपने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाना और लोगों के जितने भी जो गरीब लोगों का खून चूस के अपनी प्रॉपर्टी को फॉरेन कंट्री में, जैसे दुबई हो गया, जैसे लंदन हो गया। यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने बताया कि पुरानी सरकार ने डेवलपमेंट में रोल नहीं किया अच्छी तरह से। आप क्योंकि वहीं पे हैं, वहीं के निवासी हैं, लोकल, तो आपको मालूम है। आपको क्या लगता है ओल्ड गवर्नमेंट्स ने क्या किया ऐसा? और आपने बोला अभी की प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा किया, ये क्या, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? डॉक्टर साहब देखो, बात तफसीली तरीके से 2014 से पहले जब पिछली सरकारें होती थी उनमें यहाँ पे शख्सी राज चलता था, जिसको एंसेस्टर्स बोलते थे। जैसे दादा गया बाप आया, बाप गया पोता आया, पोता गया उसका आगे बेटा आया।
यही सरकारें करती रही और उन्होंने अपने यहाँ पे शख्सी राज बना के रखा हुआ था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की पूरी तरीके से वो कर नहीं पाया है। और यही राज रहा पीडीपी गवर्नमेंट का, उसका भी यही सिस्टम था। इन लोगों ये लोग जो है वो अपनी रोटियां सेकते रहे और गवर्नमेंट के गरीब लोगों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे यहाँ पे जैसे भी उन्होंने लूट सूट की है यहाँ पे, उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं, उसमें जो लीडर्स लोग हैं, उनकी ज्यादातर जो है वो बाहर फॉरेन कंट्री में, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन जैसी कंट्री में इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज वहां पे सेव करके रखी हैं। और यहाँ के गरीब जनता का खून चूस के, और यहाँ पे जितनी भी जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है आज तक, उस पे जो है वो गौर फिक्र नहीं किया गया। जैसे जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 के बाद जो सेंटर में आई है, तब से यहाँ पे लोगों की जो है वो लोगों को राहत की थोड़ा चैन लेने में आसानी हो गई है। जैसे इतनी प्रॉपर्टीज लोगों ने इंक्रोच करके रखी हुई थी, उसमें ज्यादातर पुराने लीडर्स लोग थे। जो कश्मीर में देखो, जम्मू में देखो, जैसे मैक्सिमम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो लोकल लीडरशिप थे, जैसे लोकल एमएलए होते थे, उन्होंने अपने अपने मतलब वो अपने उस बहकावे मतलब अपने फोर्स से फोर्सिबली अपनी ताकत के फोर्स पे बिना पे उन्होंने अपने लोकल जो जितनी जमीनों के जो पुराने जो कागजात थे अपने नाम पे जैसे इंतकाल कराए हुए थे, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे किए हुए थे। मैं यही मेरी ये गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और एलजी गवर्नमेंट से यही मेरी इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, जैसे जहाँ पे हमारे 3 साल 2018-19 में पहले 20 में यहाँ पे एक हमारे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी होते थे, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट राजौरी में इलीगल इंक्रोचमेंट थी उन्होंने उसको दूर किया और लोगों को सिटीज में अब ट्रैफिक जो है आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह पे, मैं खसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट राजौरी जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे जैसे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स है, जैसे यहाँ पे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स है, जैसे एजुकेशन की बिल्डिंग है, उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी लोगों ने जो आपने जो रिहायशी मकान जो भी शॉप्स जो बनाई हुई हैं उसके ऊपर जो खसरा नंबर देख के इंतकाल देख के कि गवर्नमेंट्स की कितनी लैंड्स आती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस के तौर पर 10 कनाल अगर किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग की जो लैंड है वो 10 कनाल है, उसमें जो है वो लोगों ने इंक्रोचमेंट करके खाली 5 या 7 कनाल बची हुई हैं, उसमें 5 कनाल और 3 कनाल और वो कहाँ चली गई हैं? वाई सो ऐसा क्यों है? ये हमारी सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना होगा। इसलिए जो गरीब लोगों का जो खून चूसा गया इससे पहले, वो अब ऐसा नहीं हम होने देंगे और हम अपने तिरंगे का नाम जो है नाम ऊंचा करेंगे। हम कभी भारत को झुकने नहीं देंगे। जो हमारा लोकतंत्र यही सिखाता है हमेशा, और मोदी साहब की यही पॉलिसी है, जो गरीब जो है गरीब से गरीब जो दिन ब दिन नीचे होता गया, और जो गरीब लोग अमीर लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करते गए, बनाते गए और फॉरेन कंट्री में अपने उन्हें दौलतें जमा करके रखी हैं। आज भी ये इसके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मैं आपको बताता चलूं, मैं पार्टी को नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसी पुरानी कांग्रेस और एनसी ने मिलकर जम्मू कश्मीर को चूसा है निचोड़ा इन्होंने। जो हमारे मेरे जैसे गरीब व्यक्ति जो एक अपने बलपोते पे एक आपके सामने एक मैं आवाज उठाना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, स्पेशली मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने एलजी इंतजामिया साहब को, एलजी मनोज सिन्हा जी को, उनको ये आप ऑर्डर कीजिए और जम्मू कश्मीर की जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है स्पेशली डिस्ट्रिक्ट राजौरी में और जम्मू कश्मीर में, इनको रिमूव किया जाए। और जो लोग गरीब लोग निहत्ते लोग जो जहाँ पे जो साइड नालियों में जो रह रहे हैं और जो जिन लोगों को ना जमीन है ना जायदाद है, जो मोबाइल लोग हैं, उन लोगों को राहत की जगह दी जाए, रहने की जगह दी जाए और अपनी जिंदगी बसर कर सके। इंजीनियर साहब, आपके इतने अच्छे इल्तिमास मैसेज को होपफुली सरकार, केंद्रीय सरकार तक पहुंचेगी और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री श्री यशस्वी श्री अमित शाह जी और आपके जो एलजी साहब हैं श्री मनोज सिन्हा जी, इनके तक पहुंचेगी और एक्शन होगा। क्योंकि ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स कहीं भी ओवरसीज देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे भी और ओवरसीज कहीं भी किसी भी कंट्री में ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स बर्दाश्त नहीं किया जाता है और उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। प्रॉपर्टी जो सरकार की होती है उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट्स कहीं भी नहीं होता। तो आई थिंक ये एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और प्लस आप लीडर हैं तो आप भी पहुंचा सकते हैं। और हम रियली अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये मुद्दा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा रेस किया हमारे चैनल के थ्रू। हमारे चैनल के थ्रू जरूर ये पहुंचेगा और
आपके बारे में हम पूछना चाहते हैं कि आप 2014 से आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी डेवलपमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, और आपके वहां के मिनिस्टर्स या उससे पहले एमएलएज मिनिस्टर्स ने कितना काम किया? डॉक्टर साहब, मैं पॉजिटिव इंडिया की माध्यम से, पॉजिटिव इंडिया जो चैनल है आपका, मैं इसके माध्यम से ये मैं पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जो हमारी एलजी इंतजामिया उसको, और पूरी जितने भी दर्शक मुझे, जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ। स्पेशली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी द्रहाल की बात करता हूँ, द्रहाल बुद्रुल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। 2014 से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, ना डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि थी वैसी रही। जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जितनी भी काम काज हुए हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जितने भी पॉलिसियां बनी गई हैं, वो 2014 अप्रैल के बाद यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो लॉन्च किए हैं, वो डेवलपमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर में की है। स्पेशली आपने मुझे एक क्वेश्चन राइज किया है डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपके जो कंस्टिट्यूएंसीज के एमएलए थे 2014 से पहले, जो हमारे एमएलए थे वो खाली नाम के ही एमएलए होते थे, काम के एमएलए होते नहीं थे इससे पहले। जैसे वो पीडीपी के हों फॉर एग्जांपल, चाहे एनसी के, कांग्रेस के हों, पार्टिकुलर मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। चलो, वज़ाइन तु मन तशाह व तज़िल्लु मन तशाह, खुदा जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। मैं किसी के, आई एम नॉट अपोजिंग टू एनीवन। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, जहां के पीडीपी और एनसी गवर्नमेंट ने इससे पहले, 2 साल पहले से गरीब लोगों का खून चूसा है, उन्होंने गरीबों को आगे तक जाने नहीं दिया है। जो लोग अपने बल पोते पे जाते थे, जहां आगे निकल के अपनी जो है वो पढ़ाई पे जाते थे, उनको जाके इंटरव्यू में रोक लिया जाता था। क्यों रोक लिया जाता था? जो यहाँ पे कंसर्निंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नुमाइंदे मेंबर असेंबली में जाते थे, उनकी अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अंदर से होती थी और अपने खास लोगों को वहां पे वो अपॉइंट करवाते थे, जैसे वो पीएससी की पोस्ट हो, जैसे नॉन गेस्टेड पोस्ट हो या गेस्टेड पोस्ट हो। अब जो है 2014 के बाद जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो भी चेंज की गई है। उसमें मोदी साहब और हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी तो हमारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं है, एलजी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रिक्रूट एक पॉलिसी बनाई है। अब जो लोग पहली गवर्नमेंट में वाइवे में जो आप जाके, उनका जो वाइवा जो होता था, वाइवे में जैसे स्पेशली एमएलए का केस होता था किसी, या एमएलसी का मंत्री का केस होता था, वो लोग सिलेक्ट हो जाते थे, जो जिनकी परसेंटेज 90% या 95% होती थी, वो लोग पीछे रह जाते थे। जिन लोगों की 50 और 60% परसेंटेज जो मार्क्स लेते थे, वो लोग सिलेक्ट हो जाते थे। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? क्यों? ड्यू टू द कॉज ऑफ लोकल लीडरशिप एंड लोकल लीडरशिप की पॉलिसी वजह से वो लोग आगे सिलेक्ट हो जाते थे, जिनको वो एप्लीकेशन में, अब क्या बताना चाहता हूँ, जो लोग आज की डेट में भी वो एक एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते हैं, जिन लोगों को लिखना नहीं आता है, वो लोग आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा जाए रेशो, आजकल के दौर में देखा जाए, जितने भी पुराने जो लोग हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, वो क्या बच्चों को क्या तालीम देंगे? वो कारण यही है, ड्यू टू द कॉज ऑफ ओल्ड पॉलिटिशियन अपने नाम पे, उन्होंने अपने जो उनको जो क्रेडिट होता था कि हम यहाँ के एमएलए हैं, हम मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने लोकल लोगों को, अपने खास लोगों को जो उन्होंने आगे यहाँ तक पहुंचाया है। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, जो इंटेलिजेंट लोग, बच्चे थे, जो उनको आगे आने का मौका नहीं मिला। अब 2014 के बाद मोदी साहब ने एक पॉलिसी बनाई है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब जो है वो इन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जीसीईटी, उसमें जो क्वालिफाई करेगा, दैट विल बी सिलेक्ट। एक्सीलेंट जॉब, बहुत अच्छे से आपके लीडरशिप वहां पे काम कर रही है लोकल में, और जिससे कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि सही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब फिर से हम चलते हैं धारा 370 35A हटने के बाद, रिवोकेशन के बाद, एब्रोगेशन के बाद, घाटी में आतंकवादी की गतिविधियां, टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं, उसके ऊपर कितना अंकुश लगा है, थोड़ा सा प्रकाशित करेंगे? डॉक्टर साहब, जब से ये धारा हटा गया है 370 और 35A, उसके बाद थोड़ी मिलिटेंसी जो आतंकवादी में थोड़ा कंट्रोल हो गया है। 50% से ज्यादा जो है वो कंट्रोलेबल हो गया।
क्योंकि इससे पहले जो आतंकवादी में ज्यादातर लोग जो है जो रोल होता था वो हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स होती थी, जैसे कश्मीर की, उसमें वो लोग ज्यादातर उनको इन्वॉल्व करते थे। जैसे किसी के घर में जाके किसी के बच्चे से अगर बाई चांस किसी को जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होता था, चाहे वो एग्जाम में अपना वो 90% परसेंटेज लेने वाला 85-80, अगर वो किसी वाईवे में जाके ड्रॉप हो जाता था, उसकी जगह दूसरा जो है किसी सपोर्टिव एमएलए या किसी कैंडिडेट या मिनिस्टर की वजह से वो आ जाता था, क्या उसने वो रास्ता गलत अख्तियार तो करना, क्योंकि उसको इंसाफ मिलता नहीं था। क्योंकि ये लोकल पॉलिटिक्स जो हमारी जो सियासी लीडर थे, जो लोग जिन्होंने खानदानी शख्सी राज बना के रखा था, आज तक हमें आने का मौका नहीं मिला। जितने भी जो गरीब लोग हैं, जितने भी जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं, जितने भी जो पुराने जो ये हमारे जो नए पार्टी में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये सब अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुंचे हैं। और पुराने मिलिटेंसी की मैं बात बता रहा हूँ, पॉइंट मेरा दूसरी तरफ चला गया है। मिलिटेंसी में इसलिए जो लोग लोकल मिलिटेंसी क्यों फैलती थी, वो ड्यू टू द कॉज ऑफ दिस रीजन, इस वजह से फैलती थी, इस वजह से फैलती थी क्योंकि हमें जो लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप, वो हमें आगे आने नहीं देती थी। क्योंकि कोई यहाँ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, राइट टू फ्रीडम है, हम कहीं भी हमें बोलने का हक है, हम अपनी मर्जी से किसी को वोट डाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे ऐसी जगह है जब हम किसी अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, चाहने वाले को, किसी अपोजिट वाले को नहीं देते हैं। अपोजिशन वाला कैंडिडेट जाता है, और जो बच्चा कहीं से एग्जाम में जाता है, वो पॉइंट से नोट किया होता है कि इसको वहां मार दूंगा, इसको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। इसलिए यहाँ की लोकल लीडरशिप जो है वो फेल हो गई है, और उन्होंने यहाँ के लोग बच्चों को, नौजवानों को, जो डेलिक्वेंट माइंड बच्चे होते थे, वो आगे निकल नहीं सकते थे। इसी वजह से जो है वो लोग जो आतंकवादी वो फैलता रहा। अब 2014 के बाद हमारी जो आतंकवादी मिलिटेंसी बहुत कम हो गई है, और हमारे एक ग्रेट और बढ़िया प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जिनके आने से हिंदुस्तान में बहुत सारी तरक्की हुई और चेंजिंग हुई है। और मैं आई प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह स्पेशली फॉर आवर ग्रेट एंड डेडिकेटेड पीएम प्रधान नरेंद्र मोदी साहब एंड होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उनको मैं ये बधाई देता हूं, और उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं। आपने एक हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है, और खासकर हमारी जम्मू कश्मीर का जो यहाँ के लोकल लीडरशिप जो यहाँ पे जो यूथ को आगे आने से इनकार करती थी, वो लोकल यूथ को वो पत्थर मारने पे और गलत रास्ते पे अख्तियार जाने से उनको वो फोर्स करती थी कि गलत रास्ते पे जाएं। वो इसलिए जाते थे कि उनको किसी टारगेट किया जाता था, बच्चों को अगर किसी स्टूडेंट्स की कैंडिडेट को अगर। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। पहले हम देखते थे यूथ जो युवा थी हमारे कश्मीर के भाई और बहन, उनको मिसगाइड किया जाता था पत्थरबाजी के अपने आर्मी के ऊपर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका नारा है एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, और हमारे वहां के मुस्लिम भाई और बहनों में कितनी ये अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। और वो पुराने जमाने में जैसे कि पहले सरकार में पत्थरबाजी का मिसगाइडेंस किया जाता था अपने आर्मी के ऊपर, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर, अभी क्या चेंजेस आए हैं? डॉक्टर साहब, जो आपने मुझे क्वेश्चन ये पूछा है जो पत्थरबाजों के लिए, और पत्थरबाजों की बात यही है जो लोकल में आप बार बार मुझे बोलना ही पड़ता है, क्योंकि जब इंसान किसी जुल्म सितम के नीचे आया होता है ना, तब उसको उसकी आवाज आहट जा ऊपर वाला सुनता ही है। जो ऊपर वाला है ना, वो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। वो जो भी काम करता है बड़े सोच समझ से करता है। इन लोगों ने लोकल लीडरशिप ने 70 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो इतनी देर तक उसने हुकूमत तो की नहीं, या कांग्रेस ने, जो हम जैसे गरीब लोगों का खून चूस के रखा था, जो रोड्स की ऐसी कंडीशंस थी, वो यही लोकल लीडरशिप जो है वो मिलिटेंसी को बढ़ावा करती थी, यही यूथ को मौका देती थी, यूथ को जो है वो आगे जाने से रोकती थी। यही लोग जो है अपनी लीडरशिप चमकाने के, इनको पता है कि अगर हमारी लीडरशिप लूज हो रही है, जैसे कश्मीर में लाल चौक में, वहां बच्चों को जो स्कूल जाने से रोका जाता था, उनको बोलते थे हम आपको शाम को 200 रुपए देंगे या 500 रुपए देंगे, या पहले दे देते आप पत्थर मारिए, आप ऐसा करिए, हम आपको पैसे देंगे। वो लोकल लीडरशिप जो थी वहां की, वो ऊपर वाले ने अब इंशाल्लाह वो ऐसा काम नहीं चल रहा, उनको खत्म कर दिया अब अल्लाह ताला ने। और हमारे जो
उस सरकार ने ये ऐसा काम उठाया है, चलो ऊपर वालों की मर्जी से होता है, द मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, जो ऊपर वाला चाहता है डॉक्टर साहब वही होता है। इसलिए अब 2014 के बाद हमारी जो है बीजेपी सरकार ने इतने अच्छे कदम उठाए हैं, जिससे आप देखिए, अब उसका रेशो देखिए, आप देखो रेशो में ये पता चल रहा है कि 2014 से पहले कितने पत्थरबाज होते थे। जब वो पत्थर मारते थे अपनी इंडियन आर्मी, बेल्ट फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो अपने आप को बचाने के लिए, उन्होंने तो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को तो उनको बचाना तो होता ही था ना। गलती से कहीं वो टीयर गैस मारते थे, आप उनके ऊपर पथराव करता, उन्होंने नौकरी तो करनी होती है, वो भी हर किसी माँ के बेटे थे। देखो इंसान, ह्यूमैनिटी जो है ना वो सबके लिए रखनी चाहिए, ह्यूमैनिटी से गिरना नहीं चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले इंसानियत को दर्जा देना चाहिए। अगर कोई कश्मीर में अगर लाल चौक में खड़ा होकर कोई अगर हिंदुस्तान और भारतीय सिपाही अगर नौकरी कर रहा है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ डॉक्टर साहब। और दूसरा जो बच्चा स्कूल जाने वाला, उसको अगर पत्थर मारने के लिए फोर्स किया जाता है, मैं उसको भी सल्यूट करता हूँ। गलती उसकी नहीं है, गलती जो है वो यहाँ की लोकल लीडरशिप की होती थी, जो कश्मीर में बैठ के जहां से जो कंट्रोल करते थे लोगों को और गलत रास्ते में बहकाते थे। अब इंशाल्लाह वो वक्त दूर, वो वक्त खत्म हो गया इंशाल्लाह। अब डे बाय डे जो हमारी जो है जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह अब जो जितने भी जो पुरानी जो ये गलत लोगों की जो गेमें थी वो अल्लाह ताला ने खत्म कर दी हो, हमारे जो है ग्रेट एक अच्छे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आमीन। ये अच्छे पॉइंट्स आपने बोले, बहुत बहुत शुक्रिया इसका, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सरकार ने, आपकी सरकार ने बोला है कि धारा 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद, जो 1990 कश्मीरी पंडित वहां से पलायन गए करे थे और अपनी ही कंट्री में बिगेस्ट नंबर में रिफ्यूजी बन गए हैं, तो उन कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास वहां पे करेंगे, वापसी लेके आएंगे। तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या वापसी हो रही है? कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो रहा है वहां पे? डॉक्टर साहब सबसे पहले 1990 की बात है, तब तो मैं इतना बड़ा नहीं था, शायद 5-7 साल मेरी एज थी तब। दैट आई वाज 8 या 9 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कश्मीरी पंडित जब मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है, दुख आता है, क्योंकि मेरे कश्मीर में, जम्मू में जब पढ़ता था, मैंने कश्मीर में जब मैंने जॉब भी की है कंपनी के थ्रू MES में, टेलीकॉम में, तो मेरे साथ एक कश्मीरी पंडित भाई, मेरे दोस्त, वो मेरे साथ हमने 2 साल इकट्ठे रहे, एक बेड पे सोते रहे और एक थाली में खाना खाते रहे, एक प्लेट में। उनका नाम मिस्टर संजय रैना है, वो शायद अभी सुनते होंगे, वो इस कठुआ में रह रहे हैं, वो मेरे खास दोस्त हैं, हम इकट्ठे रहते रहे। बात यह है कि जब उनके रिलेटिव अभी भी कश्मीर में कुछ जो कश्मीरी पंडित हैं वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कुछ एरिया कोकरनाग हो गया, वेरीनाग हो गया, प्रॉपर श्रीनगर में भी कुछ लोग रह रहे हैं, मगर कश्मीरी पंडितों का वहां से भगाना, जब भगाया गया, पुरानी ओल्ड हिस्ट्री है, मुझे बड़े दुख की बात है। ये हम लोग जो है उनको भगाया, ये इंसानियत नहीं था, ये ह्यूमैनिटी नहीं था। अगर किसी इंसान के साथ कोई इंसान अगर दुश्मनी बैर करे तो दैट इज नॉट ए ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत नहीं है, इंसान की भी नहीं है। हम सबसे पहले, कुरान भी यही कहता है, हमारे हजूर अकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है, कुरान में तालीम यही देता है, हमेशा आपके साथ जो गलत करता है आपके साथ अच्छाई करो। आपको अच्छाई की तरफ जाते रहोगे, जो लोग आपके बारे में गलत सोचते होंगे वो खुद ही जो है वो पीछे जलील और ख्वार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आगे जाती रहेगी। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब की पॉजिटिव थिंकिंग है, लोग उनके ऊपर क्या क्या उंगलियां नहीं उठाते हैं, हमारे अमित शाह जी के ऊपर, और जितने भी हमारी सेंटर की जो बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं बार बार, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का नक्शा जो चेंज किया है। और कश्मीरी पंडितों को भगाने में सबसे बड़ा रोल मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिक्स थी। अब मैं बार बार किसी मंत्री या किसी लीडरशिप का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप देखिए जो 70 साल से जो लोग, एक जैसे सांप कहीं पे बैठता है ना, उसको बोलते हैं वो अपना कब्जा करके पूरे जैसे 2 या मीटर का एरिया, वहां पे बंदा को घुस नहीं सकता है, ऐसे इन लोगों ने वहां पे वो मोर्चे लगा के बैठे हुए थे, जहां पे उनकी वो पूरी इन्वॉल्वमेंट थी भगाने में कश्मीरी पंडितों को। लिहाजा
आप इंशाअल्लाह हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, आई प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर कश्मीरी पंडित्स बैक टू कश्मीर वैदी। हम उनका पूरा कोऑपरेट करते हैं, हमारी सरकार पूरा उनको वेलकम करती है, उनके लिए बंदोबस्त, उनके लिए बिल्डिंग्स, उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, हम उनका भरपूर साथ देंगे, हमारी सरकार दे भी रही है। हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी बहन भाई वापस जाए, अपनी जमीनों पे जाके अपने बैठे मकानों में रहे, वो भी कश्मीर की अपनी पुरानी जो है यादाश्त जो है वो ताज़ा करें, जिससे हमारा भाईचारा दोबारा कायम हो जाए, जिससे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर आगे तरक्की की तरफ निकले। बहुत बहुत अच्छे मैसेज दिया आपने हमारे दर्शकों को। आपने बोला है कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है, रिलीजन, धर्म, कास्ट, क्रीड ये सब सेकेंडरी होता है, सबसे पहले हम लोग एक अच्छे इंसान है। और आपने बहुत अच्छा अपना एग्जांपल दिया अपने फ्रेंड का नाम लेके, मिस्टर संजय रैना जी का नाम लेके। तो उम्मीद करते हैं कि आपका मैसेज संजय जी के पास पहुंचेगा, वो जल्दी से जल्दी फिर से आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने एक थाली में खाना खाया, इकट्ठे सोए, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, हमारे सारे दर्शकों के लिए रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। अभी चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। ये हमारे मुस्लिम बहनों के लिए जो 22 अगस्त 2017 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दा भी बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और हमारे ही नहीं, 23 कंट्री में वर्ल्ड वाइड एटलीस्ट 23 कंट्री हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी हैं, जिन्होंने इसको ट्रिपल तलाक को बैन किया है। ट्रिपल तलाक में मिसयूज किया जाता है, कुछ लोग मिसयूज करते हैं एक ही बार में, जैसे कि 3 बार तलाक 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 बोल दिया, या अब तो ऐसे भी हो रहा है कि व्हाट्सएप में भी, मैसेजेस में भी, फोन पे भी बोल देते हैं। और फिर हमारी मुस्लिम बहनों का क्या होता है, उनको वो छूट जाती है तलाक कह के, और उनके बच्चे होते हैं, मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए 22 अगस्त 2017 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया। और कुरान पाक में भी तलाक के लिए एक अहकाम है, जल्दी से नहीं करना, इंस्टेंट नहीं करना है। उनके लिए कुछ कुरान पाक में भी ऑलमाइटी ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने, ईश्वर ने 2 वेटिंग पीरियड्स ऑफ 3 मंथ्स बिफोर डिवोर्स, फाइनल डिवोर्स से पहले वेटिंग पीरियड दिया है कि जल्दबाजी में, वो गुस्से में ना हो। वो इस्लाम भी सिखाता है इज्तिमाई सोशल ऑर्डर और इकट्ठा रहने के लिए। तलाक का कोई नहीं बोलता इस्लाम में भी। तो उन्होंने भी यही बोला अल्लाह सुब्हान ताला ने कि जल्दी में डिसीजन मत लें, इंस्टेंट नहीं, उसके बीच में पीरियड होता है कुछ, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ सोचने का मौका मिले, उनको मीडिएटर्स आए, उनको समझाएं, ठंडा हो गुस्सा, फिर उनको समझ में आए, जल्दी में डिसीजन ना लें, ये होता है। और इसी के तहत 30 जुलाई 2019 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने भी ट्रिपल तलाक को इलीगल किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया, और उसके एक पनिशेबल एक्ट 1 अगस्त 2019 से बनाया। तो आप अभी देख रहे हैं कि कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय में क्या बदलाव आए, हमारी बहनों को क्या बेनिफिट अभी उसके बाद से, ट्रिपल तलाक के बाद कानून जब से आया तब से क्या बेनिफिट आपको दिख रहा है, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज। डॉक्टर साहब, जो ट्रिपल तलाक का जो मैटर है, उसमें जो हमारे पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, मैं इस डिसीजन की जो है वो एक तरफ से दाद देता हूँ। इसमें जो है, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे वाइफ इंडिया में रह रही है, उसका जो हस्बैंड है वो चाहे कुवैत में रह रहा है, सऊदी अरब में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, रशिया में रह रहा है, कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी रह रहा हो, जैसे उसकी वाइफ और हस्बैंड की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग होने से ये बात नहीं है कि आप उसको तलाक दे दो, आप उसको तलाक दे दो। और हमारे हिंदुस्तान में यूपी और बिहार में कुछ हमारी जो लेडीज थी, माएँ बहनें थी, उन्होंने ये अपील दर्ज की कि उन्होंने अपील दर्ज की कि हमारे बारे में जो ट्रिपल तलाक का मसला है, मैटर है, इसको सुलझाया जाए। और मोदी साहब ने ये निर्णय लिया, ये अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। जैसे अगर सऊदी अरब में बैठे हुए अगर बीवी को बोल देता था एक बार तलाक तलाक तलाक, 3 बार इस्लाम में भी है, अगर 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक हो जाती है। देखो, ये कुछ हर चीज में जो कुरान, मैं अब उस चीज से, मैं अब ये उस चीज में दूर में जाना नहीं चाहता हूँ। तो ट्रिपल तलाक का मसला था मैटर, ये जो है मोदी साहब ने अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें
अगर किसी बेटी की शादी हो गई है, जो 3 या 4 बच्चों की वो माँ है, उसको अगर पति ने अपने उधर से कहीं फॉरेन में रहते हुए अगर उसको डाइवोर्स दे दिया, तलाक तलाक तलाक, वो तलाक हो जाती थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन ले लिया है कि अब 3 बार कहने से वो तलाक नहीं होगी, क्योंकि जो आपने पहले बोल दिया, इनके बीच में मेडिएटर होते हैं, पहले सुलझाव पूछा जाता है कि तलाक क्यों दे रहे हो, अब क्या रीजन है, चलो फिर दोबारा पूछा जाता है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, उसमें पीरियड्स होते हैं, फिर पूछा जाता है तीसरे महीने में कि तलाक क्यों दे रहे, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं भाई। में ये बात है, अगर वाइफ की तरफ से कुछ अगर कंप्लेंट्स हैं तो वो वाइफ की तरफ से सुलझाया जाता है, अगर हस्बैंड की तरफ से है वो हस्बैंड की तरफ, दोनों में बैठा के आपस में सुलझा हो जाता। मगर ऐसा जो है ये गलत पहले होता था, कहीं पति अगर बैठ के फॉरेन में अब्रॉड में बैठ के अगर बीवी को वो तलाक तलाक बोल दे, वो गलत था, गलत डिसीजन था। ये मोदी साहब ने जो अच्छा निर्णय लिया, अच्छा फैसला लिया है, मैं इस निर्णय पे मैं उनको वेलकम करता हूँ और मैं भी इसमें उनको पूरी दाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इंजीनियर मलिक साहब। और अब हम चलते हैं आखिरी मैसेज, और उसके बाद आपसे स्पेशल मैसेज लेंगे हमारे भाई और बहनों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। अभी जो हमारी केंद्र सरकार है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन करार कर रही है, और उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस के मैकेनिज्म से हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम कर रही हैं, जिसके तहत टनल भी बना रहे हैं। वहां पे टनल बन रहे हैं, 5 टनल तकरीबन बन रहे हैं, जो ऑल वेदर एक्सेस जिनको मिलेंगे। और बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि वहां पे बहुत सारी निवेश हो, ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट हो। और खेलो इंडिया, जिससे तहत जम्मू एंड कश्मीर विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत अच्छा हब बने। तो ये पॉजिटिव इंडिया है। और जोजीला टनल भी जम्मू एंड कश्मीर अक्टूबर 2020 से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, जोजीला टनल इसके जी। और अपने जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वुमेन, महिलाओं और बच्चों की डेवलपमेंट और हेल्थ के ऊपर निवेश करना, एजुकेशन के ऊपर निवेश करना। एजुकेशन में कोशिश करनी चाहिए कि फ्री एजुकेशन ऑल लेवल्स पे मिले, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बल्कि कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी फ्री एजुकेशन मिले, जिससे हमारे जो यूथ हैं वहां के, वो अच्छी तरह से उसमें पढ़ सके। अर्बन डेवलपमेंट, वहां के हैंडलूम्स काफी फेमस हैं, जैसे कि आप सबको मालूम है। और उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज जैसे कि बनाए कि क्लस्टर अप्रोच जो आइडेंटिफाई करे और प्रमोट करे वहां के बहुत सारे। पश्मीना तो शॉल वर्ल्ड फेमस है, और सिल्क है, तो वहां पे सिल्क बोर्ड जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ बायोटेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग के तहत वो अलग से सिल्क सेक्टर को इन्वेस्ट करें, और कोकून बैंक में इन्वेस्ट करें, जिससे कि सिल्क प्रमोशन बढ़े और हैंडीक्राफ्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की इंटरनेशनल मार्केट्स में और उनके नाम हो। और टूरिज्म के लिए तो जैसे कि कश्मीर को एक पैराडाइज ऑफ अर्थ बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है, भारत का स्वर्ग बोला जाता है। तो उसको भी अट्रैक्शन के लिए काफी करना चाहिए। इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री को इंप्रूव करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो ब्रीफली, संक्षिप्त में ये सब जो है मैंने बोला, आपने देखा, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ, मेडिकल, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जिससे कि हमारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो दिमाग में सही रास्ते पे चले, मिसगाइडेड ना हो जैसे कि पहले होते थे। बोलना चाहेंगे कुछ आप? डॉक्टर साहब, आपने जो डेवलपमेंट की बात मुझे पूछी है, डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट जितने मैं इसकी तारीफ करूं इतनी कम है। क्योंकि जब से हमारे जम्मू कश्मीर में, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से हमारी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी अरूज पे पहुंच रही है, जा रही है। आपने जो जोजिना टनल की बात की है, जोजिना टनल में तो मैं गया नहीं, मगर सुनने में आया जो जोजिना टनल जो है वो एक कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख को जो रास्ता है, जोजिना टनल बहुत बड़ा टनल है। उसको जो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो गवर्नमेंट का पीरियड है, उसमें जल्दी से जल्दी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जितने भी लेह लद्दाख के जितने भी जो लोग कश्मीर से जो यहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, वो खासकर जो है वो समर वेकेशंस में जो टूरिस्ट होते हैं वो जाते हैं कहीं एंजॉय करने के लिए, बाहर के लोग आते हैं,
तो उसमें काफी जो है वो डिस्टेंस शॉर्ट कर दिया है और काफी वो अच्छा कंस्ट्रक्शन रोड अच्छा बन रहा है, वो लोगों को जो है वो आने जाने मुसाफिरों को दिक्कत नहीं हुई है जी। और वो 24 और वो 12 मंथ हमेशा वो खुला रहेगा। उससे अब उसके बाद जो है कश्मीर में कुछ टनल्स आते हैं, बहुत सारे टनल्स हैं। एक ये 2 टनल की बात नहीं कि अब मैं टनलों का नाम लूं तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम भी होने जा रहा है, इसलिए मैं डिटेल्स में आपको मैं इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जैसे कश्मीर में जैसे हमारे बनहाल टनल्स हो गए, जैसे कश्मीर में आने जाने का जो डिस्टेंस है, पहले भी आपको मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ, बहुत सारा डिस्टेंस है, कम से कम 3-4 घंटे का जो है वो इन्होंने जो फैसला है वो कम कर दिया है। अब इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है? जैसे जितनी भी जो लाइनिंग, जैसे हमारी जम्मू पुंछ की जो 4 लाइनिंग इन्होंने कर दी है, वो भी 3 साल का पीरियड है, वो भी रेलवे प्रोजेक्ट है, इससे पहले चाहिए था कम से कम 10 साल पहले। अगर कश्मीर में अगर ट्रेन है, मैं वही बात बोलता हूँ, मैं अपोजिशन नहीं कर रहा हूँ, अगर कश्मीर में ट्रेन जा सकती है, हमारे जो बॉर्डर्स एरिया, हिलीज एरिया, यहाँ भी तो ट्रेन पहुंच सकती थी, ये तो डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्ट था। ये इसकी किसकी कमजोरी है? हमारी पिछली सरकार की कमजोरी है। वो सिर्फ उनका काम था ऐश करना, लाल गाड़ी, झंडा ऊपर होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी नहीं चाहिए, बंगला अच्छा होना चाहिए, वीआईपी कोठी मिलनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही दस्तूर है, वहां पे छोटे से छोटा व्यक्ति भी जाएगा, ऐसे रहेगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा, एज इट इज साय में रहेंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपको, जो आपकी कंस्ट्रक्शन की आपने बात की है, जम्मू कश्मीर में जो हमारी जो टनल्स जो निकल रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट निकले हैं, इतने प्रोजेक्ट, जम्मू पूंछ का जो प्रोजेक्ट रेलवे वो 3 साल का पीरियड उन्होंने रखा, उसमें कंप्लीट होगा। जो भी कंपनी आ रही हैं वो दिन रात भर मेहनत कर रही है, काम कर रही है। अब हमारी जो रोड्स की देखो, एक मुगुर रोड से एक हमारा शादा शरीफ एक श्राइन है, जो जियारत जिसको बोलते हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह, जिसके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी चल रही है। डॉक्टर साहब, आपने जो कंस्ट्रक्शन की बात थी, जो टनल की बात कर रहे थे, जोजिना टनल जो आपने बताया, जो कश्मीर को और लद्दाख को जो वो टच करता है, वो एक बढ़िया बढ़िया टनल है। उसमें अच्छा सिस्टम जो बन गया, अब डिस्टेंस जो शॉर्ट हो गया, उसी के हवाले से मैं और टनल्स की अगर बात करूं, बात तो लंबी हो जाएगी, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड है। तो कश्मीर में जम्मू से कश्मीर का डिस्टेंस बहुत बड़ा इन्होंने शॉर्ट कर दिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। कम से कम 3-4 घंटे का, पहले पूरा दिन लग जाता था, 2 दिन भी लग जाते थे जाम में, 3 दिन भी लग जाते थे। एक ऐसे टनल बन गए हैं, बनहाल टनल बन गया, नासिर टनल उधमपुर में, और रेलवे प्रोजेक्ट्स बन गए, जिससे हमारा जो है डिस्टेंस जो है वो 7 या 8 घंटे में गाड़ी जो है 300 किलोमीटर का एरिया वो कवर कर रही है। अब मैं और बात बताता चलूं, आपने जैसे एजुकेशन की बात की है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐतिहासिक जो है वो निर्णय लिया था नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, और अपने होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी की क़यादत में, और हमारे एलजी जो है मनोज सिन्हा जो है वो जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो तो शायद उनको 2 साल आए हुए। इससे पहले जो हमारे जो 2014 के बाद जो बीजेपी ने जो एक बहुत बड़ा 2 ऐतिहासिक काम किए थे, जैसे एम्स कॉलेज सबसे पहले जम्मू में दी, कश्मीर में दिया, और उसके बाद जम्मू में दिया। 2 कॉलेज जो है वो एम्स, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की। और कितने आईटी कॉलेज हैं और कितने नए डिग्री कॉलेज जो हैं वो कम से कम जो है वो 22 डिस्ट्रिक्ट में अगर डिग्री कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी। गिनते गिनते भारतीय जनता पार्टी की कितनी उपलब्धियां हैं, कितने इन्होंने काम किए हैं। सबसे पहले जो हमारा जो दरहाल की डिग्री कॉलेज की बात है, ये तो मतलब हमारी पुरानी एक दरीना डिमांड थी। चलो आज से 30-32 साल पहले हमें कॉलेज मिलना चाहिए था, 20 साल पहले, जो हमें पुरानी सरकारों ने नहीं दिया। मगर लोकल लीडरशिप वो हमेशा रोड़ा अटकाती रही। क्यों अटकाती रही? कि हम लोग जो हैं यहाँ पे गरीब लोग थे, निहत्ते लोग थे, क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। उनको पता कि जहाँ की अगर अवाम पब्लिक लोग, मेरे जैसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान में जाके किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हमारा पत्ता काट सकते हैं। इसलिए यहाँ की लोकल लीडरशिप ने, जो हमारे पुराने जो एमएलए थे, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं वाज़ा करना चाहता हूं, हमारी जो जहां की भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। एक दरहाल जो है हमारी एक क्या बोलते हैं उसके, एक ब्लॉक है, एक सब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आता है। यहाँ पे मैं आपको पिछले इंटरव्यूज में भी आपको डिटेल से बताया था कि यहाँ पे 100% जो है मुस्लिमवादी है। यहाँ पे एक जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं है, सब मुस्लिम्स हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद इकबाल मलिक जी को जिता के
जो डीडीसी का वो मेंबर बना के भेजा है यहाँ से। और दूसरी बात यह है कि वो इकबाल मलिक साहब वो हमारी एक बड़ी जानी पहचानी एक हस्ती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन्होंने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं। सबसे पहले उन्होंने द्रहाल में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स, बैंक्स, जो हम जैसे जहाँ पे 90% लिटरेसी, मैंने आपको कई बार भी बताया है। और इकबाल मलिक साहब वो इतने अच्छे और रॉयल इंसान हैं, वो कमिश्नर रिटायर हुए हैं। कमिश्नर एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन्स में हैं, वो फॉरेन्स में अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं और अच्छी वहां पे उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। और वो यहाँ पे उनको क्या जरूरत है, हमारे जैसे लोगों को यहाँ पे वो आराम से बैठ के जब खा सकते, मतलब आराम से जिंदगी बसर कर सकते थे। वो इस वक्त उनकी एज जो है वो 70 से अबव है, फिर भी हमारे लोग हमारे लोगों का जो है वो ध्यान रख रहे हैं, हम जैसे लोगों का। हम उनकी क्यादत में हम उनको, इकबाल मलिक साहब को मैं सलूट करता हूँ, जिन्होंने द्रहाल का दामन थामा हुआ है और द्रहाल को वो तरक्की की तरफ ले जा रहे बीजेपी के दौर में और बीजेपी की क्यादत में। वो हमारे यहाँ से डीडीसी के मेंबर भी हैं और हमारे शायद भारतीय जनता पार्टी इनको शायद हमारे आने वाले इलेक्शन में शायद वो एमएलए के कैंडिडेट भी होंगे। और एक बात मैं बताता चलूं डॉक्टर साहब, जो भी जितनी भी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई हैं, मैं बार बार डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है। जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने 100 में से 80% जो डेवलपमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। मैं आप इसके अलावा क्या बता सकता हूँ? इंजीनियर साहब, इतनी एक्सटेंसिव डिस्कशन के लिए, इतनी एक्सटेंसिव आपने लोकल ग्रासरूट लेवल पे जो काम किए हैं या काम हो रहा है या फीडबैक है, वो सारे आपने हमारे दर्शकों के सामने पेश किया। वी आर रियली थैंकफुल। सैल्यूटेशंस, आपका सलाम है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आखिरी में हमारे जाते जाते हमारे भाइयों और बहनों को, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के नहीं बल्कि भारत के पूरे भारतवर्ष के भाइयों और बहनों को क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं यूनाइट रहने के लिए, जिससे कि हमारी भारत की ग्रोथ हो, नया भारत हो और हमारे जम्मू एंड कश्मीर का भी नया जम्मू कश्मीर हो, डेवलपमेंट हो और यूनाइटेड वी विल राइज। इसके बारे में कुछ आप आखिरी में संदेश देना चाहते हैं हमारे भाई और बहनों को? डॉक्टर साहब, संदेश से पहले एक मेरे पॉइंट छूट गया था, मैं क्या उसको आपको इसको रिपीट कर सकता हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम, मुख्तसर में, शॉर्ट में। एक दो पॉइंट छूट गया था। सबसे पहले जो बड़ी बात है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, ऐतिहासिक क्या वो पुराने चल, जैसे आप बोल रहे थे कि फ्री राशन की बात कर रहा हूँ, जैसे प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स में जो हमारे जो जैसे गांव देहात के जो बच्चे जो जिनको खाने के लिए 2 टाइम की रोटी, जिनका जो बाप है वो मजदूरी के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेट जाता था, वो ऐसे बच्चों को अगर स्कूल में अगर राशन और वर्दी अगर मिल रही है, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। दूसरी जो स्कॉलर्स की बात करता हूँ, जो बच्चे कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते थे आगे निकलते, उनको स्कॉलर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी स्कॉलर्स जो है बढ़ चढ़ के दे रही है। अब पॉजिटिव इंडिया के माध्यम से मैं अब ये पूरी से आपने जितने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर को क्या पूरे हिंदुस्तान को अगर तरक्की की राह पे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना ही पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है, इसमें ना शख्सी राज है, जिसको बोलते खानदानी, वो राज नहीं है। इसमें जो इंसान मेहनत करेगा वही अपने बल बोते पे आगे निकलेगा। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे। आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी, जी। उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर की, सब मेरी बहन और बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भारत आने वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने हिंदुस्तान के तिरंगे को ऊंचा करें, उसका नाम ऊंचा करें और आने वाले दौर में अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा देखें और आने वाली नस्लों को सुधारें और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा से ऊंचा करें। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। जितने भी यंगस्टर्स हैं, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर लोकतंत्र मजबूत होगा, हिंदुस्तान का हर एक निवासी मजबूत होगा। अगर हिंदुस्तान मजबूत होगा, हम जितने भी लोग छोटे लोग हैं, हिंदुस्तान का हर निवासी मजबूत होगा। मैं यही मैसेज लास्ट वाला चाहता हूँ कि यूनाइट रहिए और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए।
यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, मेरी तमाम लोगों से, यूपी के जितने भी निवासियों से रिक्वेस्ट है, पंजाब के लोगों से रिक्वेस्ट है, मणिपुर के लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में डालिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। और एक ही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संभाल सकती है। हमारे प्राइम नरेंद्र मोदी वो हिंदुस्तान के हीरो नहीं है, पूरी वर्ल्ड में इस कोरोना काल में एक हीरो बन के उभरे हैं। अब हमारी स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, अब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक यंगर लीडर हैं, यंगेस्ट हैं और जवान हैं, पर्सनैलिटी हैं। जैसे वो काम कर रहे हैं ऐसे तमाम मेरे यंगर ब्रदर से रिक्वेस्ट है, ऐसा काम रहे अपने रैना साहब की तरह से काम कीजिए। दूसरे मेरे जो है, अब जो हमारे लीडर, आपके पॉजिटिव मैसेजेस भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और ये है हमारे स्पेशल गेस्ट इंजीनियर रमीज मलिक जी, जो चलते चलते हमारे देश हित की बातें कर रहे हैं और हमारे सारे भाइयों और बहनों से, और हमारे जो सारे जो स्पेशल जो डिग्निटरीज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, और एलजी साहब, उन सबको ये रिक्वेस्ट करते हुए नजर आया कि हमारे यूनाइटेड इंडिया की बात ये कर रहे हैं, और जिससे कि हमारी पॉजिटिव आउटलुक बने और हिंदुस्तान, भारतवर्ष के साथ साथ सब लोग हम ग्रो करें। तो ये थे हमारे इंजीनियर रमीज मलिक जी, जो बीजेपी के तहत जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। हम फिर से इनको लेके आएंगे बार बार, क्योंकि ये काफी फेमस है अपने बोलने की शैली के लिए और अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए। अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर रमीज साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।